हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑन गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। इसके अंदर आज हम आर्टिकल डिस्कस हमारे पास सेक्शन डिस्कस करेंगे 12 सेक्शन 12 में बात करता है पावर टू मेक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करने के इख्तियारात। ठीक है, अब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मीन्स ऑर्डर पास्ड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग में हो और उसके दौरान अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाए तो फिर उसको कहा जाएगा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइनर। एक माइनर को कोर्ट में पेश करने के लिए इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी कोर्ट जो है ना वो हमारे पास कर सकती है। ये इख्तियारात कोर्ट को हैं। एंड इंटरियम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, और वो जो शख्स है, वो जो वार्ड है, उसकी और उसकी प्रॉपर्टी की इंटरियम प्रोटेक्शन के लिए भी ऑर्डर कर सकती है, मतलब हुक्मनामा जारी कर सकती है। अब इंटरियम क्या है? अब यहाँ पर वर्ड है हमारे पास इंटरियम। इंटरियम मीन्स प्रोविजनल, आ रही बात है, या फिर टेम्परेरी ऑर्डर। टेम्परेरी ऑर्डर होता है अर्जेंट इशू के अंदर। कोई भी अर्जेंट अगर इशू हो तो फिर इंटरियम ऑर्डर जो है ना वो पास किया जाता है कोर्ट के हमारे पास। ठीक है, ये कोर्ट को पावर्स हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था 498 के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की तो आपका क्या होगा, पहले इंटरियम बेल आपको मिल जाएगी। आप पेश हुए कोर्ट के अंदर, आपने जो है ना आर्ग्यूमेंट किए नहीं। ठीक है, कोर्ट जो है ना विदाउट टचिंग मेरिट्स को टच किए बिना जो है ना इंटरियम बेल ग्रांट कर देगी। यहाँ तक बात के लिए इंटरियम बेल ग्रांट हो गई तो उसके बाद जो है कंफर्मेशन पे रखा जाएगा। ठीक है, वो इंटरियम मतलब फिलहाल जो है अर्जेंट केस है, आप आए हैं बेल के लिए, आप कोर्ट के जो है सामने पेश हुए हैं, ये जो है आपने कोर्ट का जो है एहतराम किया है, इसके लिए हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करते हैं, आपको फिलहाल बेल हम देते हैं और आपकी कंफर्मेशन बेल जो है फिक्स की जाएगी। यहाँ तक बात के लिए ये होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर और इंटरियम जो है ना ऑर्डर पर बात करते हैं कि सेक्शन 12 क्या बात करता है। आइए इसको देख लेते हैं। द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन इफ एनी हैविंग द कस्टडी ऑफ द माइनर। अगर कोर्ट जो है ना, द कोर्ट जो है वो हमारे पास हिदायत दे सकती है दैट द पर्सन कि कोई भी शख्स इफ एनी कोई भी, ठीक है, हैविंग द कस्टडी ऑफ द माइनर कि उसके पास ये वार्ड की कस्टडी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? शैल प्रोड्यूस हिम और काज हिम टू बी प्रोड्यूस एट सच प्लेस। ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में पेश करे या फिर वहाँ पर पेश करे। ठीक है, ऐसी जगह पर पेश करे एंड टाइम, इस वक्त पर, एंड बिफोर सच पर्सन, या फिर किसी ऐसे शख्स के पास। ठीक है, एज इट अपॉइंट्स, जिसको उस बात के लिए जो है मुकर्रर किया गया है, अपॉइंट्स किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड मे मेक सच ऑर्डर फॉर द टेम्परेरी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर एज इट थिंग्स प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स के पास कोई वार्ड है, ठीक है, उसको जो है ना नोटिस गया कि आप इस बच्चे को कोर्ट में पेश करें, या फिर आप उस शख्स के पास पेश करें जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है। आ रही बात समझ में? तो फिर उसके बाद कोर्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर और इंटरियम प्रोटेक्शन के लिए किसी भी शख्स को ये कस्टडी दे सकती है जिसके लिए कोर्ट बेहतर समझे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? इफ द माइनर इज अ फीमेल हु आर्ट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक। ठीक है, पहले हमारे पास आपको ये क्लियर हो गया, सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कि हमारे पास है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास होगा, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास होगा। ठीक है, कि हमारे पास बच्चा जो है उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में पेश किया जाए या फिर उस शख्स के पास पेश किया जाए जिसको कोर्ट ने अपॉइंट्स किया है। फॉर एग्जांपल, ए ने एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, हमारे पास इस कोर्ट में। ठीक है, किसके लिए? हमारे पास बी वार्ड है। ठीक है, इसके लिए, इसकी कस्टडी के लिए। ये किसके पास है? ये सी के पास है। ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट नोटिस करेगी सी को कि आप जो है ना इस बी को लेकर
कोर्ट में पेश हो जाओ। ठीक है, ठीक है, आधी बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। या फिर जो है ना, ये ए ने एप्लीकेशन फाइल की बी के लिए कि बी वार्ड है, सी के पास है, इसको पेश किया जाए, तो फिर ए ने कहा कि आप इस सी को कहा कि आप जो बी वार्ड को लेकर आप डी के पास पेश हो जाओ। कहाँ पर पेश हो जाओ? डी के पास पेश हो जाओ, जिसको मैंने अपॉइंट्स किया, जिसको मैंने मुकर्रर किया है इस बात के लिए कि आपका तयन करे कि इसका जो है इसकी कस्टडी जो है ना किसी प्रॉपर शख्स को दी जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर अगर यहाँ पर अगर कोर्ट में पेश किया गया है, यहाँ पर ऐसा ही होता है कि कोर्ट में पेश किया जाता है, किसी भी शख्स को कोर्ट अपॉइंट नहीं करती है। ठीक है, तो कोर्ट में सी ने बी को कोर्ट में पेश किया। ठीक है, तो कोर्ट जो है ना बी को लेकर ए को दे देगा अगर बेहतर समझे तो। ठीक है, कि आपके पास ये फिलहाल आर्जी तौर पर आपके पास रहेगा, या फिर इसकी बी की जो प्रॉपर्टी है ना उसकी अब प्रोटेक्शन के लिए आप इसके गार्जियन रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर सब सेक्शन 2 बात करते हैं। सब सेक्शन 2, इफ़ द माइनर इज द फीमेल हु आर्ट नॉट टू बी कंपेयर टू अपीयर इन पब्लिक। कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, इफ़ माइनर इज अ फीमेल, मतलब जो वार्ड है, क्या है वार्ड, मतलब जो माइनर है वो एक फीमेल है। क्या है वो? फीमेल है। फीमेल मतलब वो एक लड़की है, गर्ल है। ठीक है, जिसको पब्लिक में जो है ना हमारे पास पब्लिक में आना उसके लिए अच्छा नहीं है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पब्लिक में आए। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे पास फैमिलीज हैं जो पर्दा नशीन होती हैं, मतलब जो है वो पर्दा करती हैं और वो कोर्ट में सरेआम नहीं आ सकती, तो फिर कोर्ट जो है उसको मजबूर नहीं करेगी। ठीक है, द डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 फॉर हर प्रोटेक्शन। तो फिर जो डायरेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है ना, ठीक है, उस पर थोड़ा सा और जो है ना इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट हो जाएगी। क्या कि आपने पेश तो करना है कोर्ट में, ठीक है, भले वे पर्दा नशी हैं, भले वो पब्लिक में नहीं आ सकती, जिसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए, मतलब वो पर्दा नशी हैं, मगर फिर भी सी को इजाज़त दी कि आप बी को कोर्ट में लेकर पेश हो जाओ, कोर्ट में लेकर पेश हो जाओ बी को लेकर किसी भी हाल में। फॉर हर प्रोडक्शन शैल रिक्वायर हर टू बी प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो कस्टम्स है ना, जो रीति रिवाज है ना, ठीक है, आप लेकर आ जाओ। पहले तो ये माइनर था, ठीक है, सी को इजाज़त दी कि आपके पास जो बच्चा है ना उसको कोर्ट में पेश करो, वो सरेआम लेकर पेश हो गया। अब सबसेक्शन 2 में ये बात है कि कोई अगर लड़की है वो पब्लिक में जो है अपीयर होना नहीं चाहती, तो फिर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई पर्दानशी लेडी होती है जिसको कोर्ट में अपीयर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको भी आप अपीयर करो, मगर रीति रिवाज के मुताबिक, मतलब उस पर जो है प्रॉपर उसके लिए लेडीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझिए, मतलब एक लेडी के लिए लेडी होनी चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट में रीति रिवाज से पेश करे, मतलब वो उसका घूंघट वगैरह हो, ठीक है, या फिर वो हमारे पास जो कस्टम्स चल रहे हैं बुर्के वगैरह, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर कस्टडी में प्रॉपर शाइस्तगी से वो कोर्ट में पेश किया जाए इज़्ज़त और एहतराम से। जहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। सब सेक्शन 3 बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज। सब सेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट हमारे पास अथोराइज नहीं है, किसके लिए? कोर्ट अथोराइज नहीं है इस बात के लिए हमारे पास नंबर ए बात करता है कि द कोर्ट टू प्लेस अ फीमेल माइनर इन द टेम्पररी कस्टडी ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग टू बी हर गार्जियन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बीइंग हर हस्बैंड। मतलब कोई भी फीमेल माइनर है, ठीक है, उसकी कस्टडी जो है ना वो किसको नहीं दी जा सकती? The court to place a female minor in the temporary custody of a person claiming to be her guardian on the ground of his being her husband। कि कोई भी फीमेल माइनर है, ठीक है, फीमेल है और क्या है ये? माइनर है, उसकी कस्टडी किसी ऐसे शख्स को नहीं दी जाएगी जो कि कहे कि मैं इसका गार्जियन हूँ। क्या हूँ? इसका गार्जियन हूँ, मुझे इसकी कस्टडी दी जाए। गार्जियन बीइंग एज हस्बैंड। आप सोच रहे होंगे कि माइनर का कोई कैसे हस्बैंड हो गया? फॉर एग्जांपल कोई लड़की है जिसकी उम्र जो है वो 15 साल है, जिसकी शादी हो गई थी, ठीक है, ए है, माइनर है,
हमारे पास 15 साल उम्र थी, इसकी शादी हो गई थी किससे, बी से, ठीक है, जिसकी उम्र, उसकी भी उम्र क्या है, फॉर एग्जांपल उसकी उम्र कुछ भी हो, उसकी उम्र भले 20 साल हो, ठीक है, ये बी है। इसने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि ये मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसका गार्जियन हूँ, ये मुझे दी जाए, तो फिर कोर्ट उसको नहीं देगी, फिलहाल नहीं देगी। दे सकती है अनलेस शी इज ऑलरेडी इन हिज कस्टडी विथ द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स। अगर ये जो माइनर है गर्ल, जो वाइफ जो है, वो ऑलरेडी बी की अगर कस्टडी में पहले से थी, तो फिर उसकी पेरेंट्स की कंसेंट से, तो फिर ए को जो है ना वो बी के हवाले कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकती कोर्ट ऐसा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर बी, सॉरी, एनी पर्सन to whom the temporary custody and protection of the property of a minor is entrusted to dispossess otherwise than by due course of law any person in possession of any of the property। यही क्या बात करता है कि कोई भी शख्स, ठीक है, टू होम द टेम्पररी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज इंटरेस्टेड, किसी भी शख्स को इंटरियम प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है, या फिर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के जरिए उसको किसी की, हमारे पास किसी वार्ड की या फिर किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी दी गई है, उसको गार्जियन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इंटरेस्ट जिन पर एतमाद किया गया है, ठीक है, टू डिस्पोजेज अदरवाइज देन बाय ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जो शख्स, फॉर एग्जांपल ए ने एप्लीकेशन फाइल की कि ये जो बी है ये वार्ड है, माइनर है, ठीक है, ये सी के पास है, ठीक है, उसको मुझे दिया जाए, तो कोर्ट ने जो है ए को जो है वो इसको बी को दे दिया। अब सी के पास है बचा फिलहाल, तो आर्डर तो हो गया ए का हमारे पास, ए के फेवर में, मगर ए जो है ना वो ज़बरदस्ती इससे नहीं ले सकता, इससे जो है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से लेगा, मतलब कानून के मुताबिक ही वो उनसे लेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 क्या बात करता है? सेक्शन 13 बात करता है हमारे पास हेयरिंग ऑफ एविडेंस बिफोर मेकिंग ऑफ ऑर्डर। मतलब एप्लीकेशन आई, एडमिट हुई, उसके बाद जो है ना वो क्या होगा, उस पर एविडेंस चलाई जाएगी आर्डर पास करने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है एप्लीकेशन आई, एडमिट हुई, नोटिस हुए और दड़ करके जो है ना आर्डर पास कर लिया, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले मतलब हेयरिंग ऑफ एविडेंस बिफोर मेकिंग ऑफ ऑर्डर, मतलब पहले एप्लीकेशन फाइल की, ए ने फाइल की बी के लिए कि ये वार्ड है, माइनर है, इसकी कस्टडी मुझे दी जाए। ए ने फाइल तो की, मगर उस पर नोटिस होगा, नोटिस के बाद एविडेंस चलेगी, एविडेंस चलने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो ही उसको जो है ना वो क्या करेगी, हमारे पास कस्टडी दी जाएगी। आ रही बात समझ में? सेक्शन 3, सेक्शन 13, hearing of evidence before making of ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर पास करने से पहले गवाही ली जाएगी कि आया ये शख्स जो आया है ये इंटाइटल है या नहीं है, या फिर डिसइंटाइटल है, ठीक है। अगर इंटाइटल है तो फिर भी गवाही है, डिसइंटाइटल है तो भी गवाही लेनी ज़रूरी है, ठीक है। फैक्ट्स जो है ना वो डिटरमाइन होना ज़रूरी होते हैं कोर्ट के अंदर। ऑन द डे फिक्स्ड फॉर द हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जब भी कोई दिन मुकर्रर किया जाता है, ठीक है, उस दिन पर, ठीक है, और ए सून आफ्टरवर्ड्स एज में बी, या फिर बहुत ही जल्द या उसके बाद, द कोर्ट शैल हियर सच एविडेंस, तो फिर कोर्ट जो है वो गवाही सुनेगी, कोर्ट को गवाही लाजमी सुनना है। एज मे बी एड्यूस इन सपोर्ट ऑफ आर इन अपोजिशन टू द एप्लीकेशन, ठीक है, जो एप्लीकेशन की गई है ना उसकी फेवर में की गई हो गवाही ली जाएगी, और उसके अगेंस्ट में गवाही जो पेश की गई, दोनों गवाही को देखा जाएगा। यहाँ पर वर्ड है एड्यूस। एड्यूस वर्ड का क्या मतलब है? एड्यूस मतलब है इसका दलील लाना या फिर सबूत लाना, ठीक है, दलील या सबूत पेश करना, ठीक है, एड्यूस।
यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ा सा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर कोई ए है, ए ने एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट के अंदर, ये कोर्ट है हमारे पास, ठीक है, कि ये बी जो है ना, ये क्या है, ये वार्ड है, मतलब ये माइनर है, छोटा बच्चा है, ठीक है, इसकी कस्टडी मुझे दी जाए, ठीक है। तो फिर ये इसकी कस्टडी फिलहाल किसके पास है, सी के पास है, ठीक है। एक पार्टी हो गई ए और एक पार्टी हो गई सी, ठीक है। अब ए जो गवाही पेश करेगा कि ये मेरा हक बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जो है क्या है, ए नेचुरल गार्जियन है, ए फादर है, क्या है, ए इसका फादर है, ठीक है। और बी सी जो है इसकी क्या है, मदर है। अब कस्टडी किसको दी जाए, ए ने अपने गवाही पेश की, किसके लिए, इसने अपने सपोर्ट में पेश की, ठीक है। हमेशा जो शख्स असर्ट करता है ना, वो जो गवाही पेश करता है उसको सपोर्टिंग एविडेंस कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो शख्स अपोजिट साइड का है, वो जो गवाही पेश करेगा उसको क्या कहा जाएगा, अपोजिशन गवाही कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, अपोजिशन एविडेंस, ठीक है, या अपोज्ड सपोर्टिंग एविडेंस और यहाँ पर अपोजिशन एविडेंस। यहाँ तक बात क्लियर। इसकी गवाही भी सुनी गई, सी को नोटिस गए, सी ने कहा नहीं जज साहब मेरी गवाही सुने आप, ये पोजीशन है, ठीक है, अब भले आप दे दें उसको, ये इससे ज़्यादा मेरा हक बनता है, ठीक है। इसके बाद तो कोई इसकी जो है ना कमाई का ज़रिया वगैरह नहीं है, इसके सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो है ना वेलफेयर है चिल्ड्रन की, मेरे पास जो है ना अच्छी खासी जो है मेरी तनख्वाह है या फिर कुछ भी है, यहाँ पर वेलफेयर ज़्यादा है बच्चे की। हमेशा एक बात जहन में रख रहे हैं आप कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर आप अगर माइनर की कस्टडी लेने की बात करते हैं ना, ठीक है, तो बच्चे की वेलफेयर देखी जाती है, ठीक है, वेलफेयर जो है ना उसको तरजीह दी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे पास सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 पर जाएंगे हम, दूसरे लेक्चर्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।